हेलो बच्चों, तो आज हम फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेकर आ गए, लेक्चर नंबर 13। ठीक है, आज जो हम फिजिक्स में लेक्चर नंबर 13 में पढ़ने वाले हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई आवेश स्थित हो या कोई आवेश रखा हो तो उस पर जो बल लगने वाला होगा वो बल की दिशा कितनी होगी, उसका परिमाण कितना होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर नंबर 13, जो कि हमारे वैद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल पर आधारित होगा और बल युग्म के आघूर्ण पर आधारित होगा। दो हेडिंग इसमें हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा। तो आप लोग पढ़ रहे हैं संजय मिश्रा मैथ यूट्यूब चैनल, आप लोग का मोस्ट वेलकम, स्वागत है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाला विद्युत बल। चलिए देखते हैं ये होता कितना है। तो मान लेते हैं ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, एक समान रूप से है। ठीक है, इस पर दो आवेश रखे हैं। मान लेते हैं एक आवेश यहां पर रखा है जिसका मान प्लस क्यू है, ये पॉइंट पर। एक आवेश यहां बी पॉइंट पर रखा है जिसका मान माइनस क्यू है। तो पूछा है कि इस आवेश पर कितना बल लगेगा। तो आवेश पर जो लगने वाला बल होगा वो हम लोग को पता है कि E इक्वल टू क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग पढ़ा रखे हैं इसको, पहले लेक्चर आप देखिए, दूसरा तीसरा लेक्चर होगा, हमारा चौथा लेक्चर हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में पढ़ा, इसको हमने पढ़ाया है। यहां से यदि आप वैद्युत बल का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, Q इंटू ई। मतलब क्या होगा कि यदि बल हमारे कौन सी राशि है, सदिश, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, सदिश राशि की स्केलर क्वांटिटी होगी। क्लियर। तो यहां पर हमारा जो बल की क्षेत्र है, अच्छा ये इसमें जो बल लगेगा वो क्या है, क्यू ई, तो उसकी दिशा क्या होगी, तो ये प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगने वाला बल होता है। बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। यदि माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल होगा। तो हम मानेंगे कि माना एक समान विद्युत क्षेत्र ई में प्लस क्यू व माइनस क्यू आवेश स्थित है। तो आवेश पर लगने वाला बल F बराबर Q इंटू ई और F इक्वल टू, हाँ फार्मूला हमारा यही आ जाएगा, F इक्वल टू Q इंटू ई आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित आवेश पर लगने वाले बल का फार्मूला। यदि प्लस आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, माइनस है तो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगेगा बल। क्लियर। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद अगले हेडिंग हम लोग पढ़ते हैं। नोट कीजिए फर्स्ट, कमान नोट कीजिए। चलिए देखिए, यदि हम कहते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से कोई छोड़े गए आवेश का पथ कैसा होगा। तो जैसे मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है और यहां पर मान लेते हैं कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। क्लियर। वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन है उन साउथ टू नॉर्थ है। यदि पूछा जाए कि इनको हम ऐसे ले गए और छोड़ दें, यहीं पर क्या करें, छोड़ दें। तो यदि आवेश को छोड़ेंगे तो आवेश पर दो बल कार्य करेगा। आवेश को वैद्युत क्षेत्र में छोड़ दें, मुक्त रूप से छोड़ दें, फ्री छोड़ दें, तो इस पर दो बल कार्य करेगा। एक जो बल की दिशा होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर होगी। क्लियर। जिसको हम लोग वैद्युत बल नाम देंगे। क्या बल नाम देंगे, वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स नाम देंगे। अच्छा, इस पर एक बल और लगेगा जो इसके द्रव्यमान के कारण, मास के कारण लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। क्या लगेगा, तो वो इसको कहां खींचेगा, नीचे की ओर खींचेगा, जिसका नाम क्या होगा, एफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इधर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा।
जब दोनों बल इधर लगेंगे तो हम पूछे इन दोनों बल का परिणामी बल क्या होगा, तो भाई दोनों का रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे आएगा। तो मान लेंगे दोनों का जो नेट फोर्स होगा, परिणामी बल होगा, उसको कैसे निकालेंगे, अंडर रूट के अंदर Fg² प्लस Fe², इस तरह से निकालेंगे। उसके बाद हम पूछें कि इसका पथ कैसा होगा, तो आप सोचिए एक लोग इधर खींच रहे हैं, एक लोग इधर, तो कुछ पथ ऐसा होगा, ऐसे तो होगा। तो इसका पथ कैसा होगा, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार। तो जो पथ होगा वो क्या होगा, परवलयाकार, पैराबोलिक होगा। कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन इस टाइप का भी न्यूमेरिकल में आपसे मतलब उसमें पूछ सकता है, विकल्प में या ऑप्शन में कर सकता है कि यदि कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में मुक्त अवस्था में या मुक्त रूप से छोड़ दिया जाता है तो उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। क्लियर। क्योंकि उस पर जब मुक्त रूप से छोड़ेंगे तो दो बल लगेंगे, एक तो विद्युत बल लगेगा और दूसरा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। विद्युत बल इसके आवेश के कारण लगेगा और जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो हमारा क्या, द्रव्यमान के कारण, क्योंकि एक आवेश का कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होता है ना। ठीक, तो इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग अगला हेडिंग लिख रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए नोट कीजिए फर्स्ट। चलिए दोस्तों, हमारा जो अगला हेडिंग होगा वो है एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण। मतलब एक वैद्युत द्विध्रुव हो और कहाँ स्थित हो, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि हरा हरा कलर का है, ग्रीन ग्रीन कलर का है। ठीक है, इसमें मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल, जिसका नाम ये और बी है। बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश, ये सिरे पर माइनस क्यू आवेश, हमेशा की तरह मानते हैं। ये तो माइनस की और प्लस की आवेश के बीच की दूरी कितनी है, 2l। माना ए बी एक द्विध्रुव है जिसके आवेशों माइनस क्यू व प्लस क्यू के बीच की दूरी 2l है। कितनी दूरी है, 2l दूरी है। क्लियर। तो कह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा, वेक्टर p होगा। जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो माइनस से प्लस की ओर होता है। किधर होता है, माइनस से प्लस की ओर। तो ये द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p हो गया। क्लियर। कहा जा रहा है कि इस पर दो बल लगेंगे। अच्छा, निकालना क्या है, बल आघूर्ण, मतलब ऐसा बल लगे जो इसको आघूर्ण घूर्णन करा दे, घुमा दे, रोटेट करा दे। तब देखिए प्लस सिरे पर जो बल लगेगा उसकी दिशा क्या होगी, इधर होगी, जिसका नाम F1 दे सकते हैं, Q इंटू ई के बराबर होगा। वही हमने लिखाया, वेक्टर P व E से थीटा कोण बनाता है। मतलब जो ये वेक्टर P है वो E के साथ कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बना दिया हमने। क्लियर। बोलो, नहीं समझ में आया क्या, आया। उसके बाद प्लस क्यू के कारण लगने वाला बल जो होगा F1 बराबर Q इंटू ई, माइनस क्यू के कारण लगने वाला जो बल होगा माइनस में है। माइनस का मतलब है कि दिशा विपरीत है। अच्छा, ऐसा लग रहा होगा आप लोग को कि इस द्विध्रुव को एक लोग इधर खींचे, एक लोग इधर, तो ये दोनों ऐसे घूम जाएगा, ऐसे ऐसे घूम जाएगा, ऐसे क्या हो जाएगा, घूम जाएगा। मतलब ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में इसके एक्सियल होना चाहेगा, इसके संरेखित अनुदिश होना चाहेगा ना। मतलब इस पर दो बल के युग्म लग रहे हैं, जोड़े लग रहे हैं जो इसको घूर्णन कराने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्लियर। तो हम लोग आगे क्या लिखेंगे, F1 व F2 परिमाण में समान, F1 व F2 परिमाण में समान परंतु दिशा में विपरीत है। दिशा में क्या है, विपरीत है। तो द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं,
प्रयास करते हैं, संरेखित करने का प्रयास करते हैं, तो द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे। जब कभी हमें बल आघूर्ण निकालना होता है तो बल गुणे बल से लंबवत दूरी, बल गुणे बल से लंबवत दूरी। तो जब दो बल लगता है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमें चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है? बल गुणे लंबवत दूरी। अब हम लंबवत दूरी निकालेंगे, कैसे निकलेगा देखिए। ये बल और ये बल दोनों के बीच की ये लंबवत दूरी चाहिए, तो हम इसको ऐसे मान लेंगे ये यहां है और ये यहां चला गया। क्लियर? तो ये दूरी मालूम होना चाहिए, यही तो दूरी मालूम होना चाहिए, लंबवत दूरी है। तो अगर ये कोण थीटा, तो ये भी कोण थीटा ही बनेगा, समान होंगे ना, क्योंकि ये इसके समांतर है। ये हमारा थीटा बन गया, ये हमारा 90 अंश बन गया, तो ये क्या बन गया? कर्ण बन गया, ये आधार बन गया, ये लंब बन गया। और यदि लंब निकालना हो तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा, मान लेते हैं ये दूरी हमारी डी है, कितनी है? डी बटा कर्ण। तो डी बराबर क्या आ जाएगा? 2l इंटू साइन थीटा। मतलब जो हमारी लंब दूरी आएगी डी का मान वो 2l साइन थीटा के बराबर होगा। अच्छा, बल का मान कितना है? F, और इसका मान 2l साइन थीटा। अच्छा, बल को कहते क्या है? Q इंटू ई इंटू 2l साइन थीटा। तो यहां से हम 2QL इकट्ठा कर लें और E अलग कर लें, साइन थीटा अलग कर लें, तो हम कह दें यह द्विध्रुव आघूर्ण P हो तो P का मान क्या होगा? 2QL होगा। तो इसका मान हम P रखेंगे, तो वेक्टर P, या अभी केवल P रखिए, वेक्टर भी बाद में मैं लगा रहा हूं, इंटू साइन थीटा। ये क्या आ गया? बल आघूर्ण आ गया। क्या आ गया? बल आघूर्ण आ गया। उसके बाद इसमें कई कंडीशन हम लोग लगाएंगे, थोड़ा इधर देख लीजिएगा, मैच कर लीजिएगा आप लोग। इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, या तो लिख रहा है ना, चलिए इसका हम वेक्टर फॉर्म में ये लिख दे रहे हैं, वेक्टर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। यहां देखते हैं वेक्टर फॉर्म कैसे लिखा जाएगा। देखिए, जब कभी आप लोग 11 में पढ़े होंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू होता है मॉडुलस अपॉन वेक्टर ए इंटू मॉडुलस अपॉन वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। यूनिट वेक्टर लगता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, एक होती है केवल। तो मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। तो ऐसे यहां यदि साइन थीटा है तो हम कहेंगे वेक्टर टाउ बराबर होगा वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, यही तो होगा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद हम लिखेंगे इसे टाउ से लिखते हैं, किसे? बल आघूर्ण को किसे? बल आघूर्ण को किससे लिखते हैं? टाउ से लिखते हैं। एक ग्रीक वर्ड है, इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक बल गुणे लंबवत दूरी, मतलब न्यूटन मीटर। क्या होगा? न्यूटन मीटर। अपना एमकेएस में होगा, सीजीएस में निकालना हो तो डाइन सेंटीमीटर। बोलो, ये हमारा एसआई में हो गया, यदि हमें सीजीएस में निकालना हो, सीजीएस में हमारा डाइन सेंटीमीटर होगा। तो इसको आप नोट कीजिए, इसकी बीमा है, यदि हम बीमा की बात करें किधर लिख दें, किधर लिख दें, चलो यही लिख देते हैं। यहां के बाद यहां आज खूब लिखेंगे बीमा। बीमा की बात करें तो न्यूटन का क्या होगा? एम एल टी पावर -1, इसका यल, तो बन जाएगा एम यल स्क्वायर टी पावर -2। ये आ गई बीमा। ये कौन सी राशि है? ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये सदिश राशि है तो इसकी दिशा क्या होगी? यदि सदिश है तो इसकी दिशा क्या होगी? तो हमें वेक्टर पी से वेक्टर ई की ओर जाना है, तो अपना अंगूठा ऐसे वेक्टर, हाथ की उंगलियों को वेक्टर पी पर रखिए, ई की ओर घूमिए ऐसे, तो अंगूठा कहाँ जाएगा? अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो हमारा टाउ की दिशा होगी
वो जेड अक्ष के माइनस दिशा में होगी। ठीक है, तो एट द जेड एक्सिस की ओर किधर होगा, जेड एक्सिस की ओर। क्लियर? कैसे निकाले इसको, ऐसे निकल गए अंदर की ओर, अंदर की ओर घूम रहा है। सही चीज तो यह है कि इसको यदि हम x और y पर कंसीडर कर लें, वेक्टर x इंटू वेक्टर y मान लें, तो होता है, आप ये समझिएगा कि टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर ई होता है। एक सवाल आया था इस टाइप करके, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर ई होता है या वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर p होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, ये नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, आगे आप लिखिए, मैं बता दे रहा हूँ क्यों गलत है। क्योंकि यदि आप कभी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे आई जे के, तो यदि वेक्टर आई हो, जे कैप हो, तो के कैप हो, तो इन दोनों का जो क्रॉस आता है के बराबर आता है, और जे क्रॉस के का आई के बराबर आता है, और के क्रॉस आई का जे के बराबर आता है। तो यह मतलब एक्स अक्ष हो गया, और इधर हमारा वाई अक्ष होना चाहिए। यदि इधर हम वाई अक्ष ले लेंगे तो ये बनेगा हमारा ई, और ये बनेगा वेक्टर पी साइन थीटा, और आई और वाई तो किसके बराबर आएगा, आई और जे के बराबर, मतलब ये के डायरेक्शन में होगा। किधर होगा, के एक्सिस में होगा। आप लोग को ना समझा तो आप केवल इतना नोट कीजिए कि वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई के बराबर होगा, ये नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद अभी इसमें हम लोग आगे अभी और लिख रहे हैं, थोड़ा स्पेस हो जाए, आप लोग नोट कीजिए, वीडियो पोस्ट करके नोट के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी कीजिए फास्ट। चलिए थोड़ा इसमें और देख लीजिए क्या क्या होगा। यदि हम पूछें कि अधिकतम बलागुण कब होगा, अधिकतम बलागुण के लिए क्या करेंगे, तो अधिकतम बलागुण के लिए थीटा का मान क्या होगा कि अधिकतम घूम जाए। तो साइन का मान अधिकतम कब होता है, साइन का मान अधिकतम जब होगा, साइन थीटा का अधिकतम मान होता है 1 + 1, यानी ये थीटा इक्वल टू क्या आ जाए, π/2 आ जाए, 90 अंश आ जाए। कितना आ जाए, 90 अंश। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या होगा, अधिकतम हो जाएगा। यानी ये थीटा इक्वल टू π/10 टाउ मैक्स इक्वल टू p × e। मतलब ये हुआ कि ये दो ध्रुव अगर जो ऐसे खड़ा हो, ऐसे खड़ा हो, तो बड़ी तेजी से खींच घुमाएगा। ऐसे तो करेगा, ऐसे खड़ा हो, एक बार इधर लगेगा तो बड़े तेजी से खींचेगा। बोलिए, जैसे मान लीजिए आपको ऐसे खड़ा कर दिए, एक लोग आपका सर पकड़ ले, एक लोग पाँव, एक इधर खींचे एक इधर, और बीच में ऐसे एक डाल दें सरिया कि आप नाच जाए, तो बड़े तेजी से नाचेंगे। ऐसा होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक, तो 90 अंश से देखो जाएगा तो ये बड़ी तेजी से घूम जाएंगे। उसके बाद 90 अंश के बाद कितने अंश पर होगा, तो मैं पूछूं न्यूनतम बलागुण कब होगा, न्यूनतम बलागुण के लिए साइन थीटा का मान कितना होना चाहिए, 0 अंश होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0 अंश। अच्छा, एक चीज और पूछे कि -1 पर क्या होगा, तो आप सोचिए, तो -1 यानी इसको हम ऐसे घुमा दें, ऐसे कर दें, तो भी तो एक बल इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, तब भी तो बलागुण लगेगा। मतलब π/2 के साथ साथ 3π/2 पर भी लगेगा, π/2 के साथ भी 3π/2 पर लगेगा, 5π/2 पर लगेगा। मतलब ये जो π/2 वाले मामले होते हैं इन सब पर लगेगा, लेकिन विषम संख्या हो आगे। मतलब -1 भी यहाँ पर दिखाएगा अधिकतम, लेकिन ये दूसरी दिशा में दिखाएगा। वो सही से खींचेगा, वो सही से, ये हमारा ऐसे खींच रहा है तो ये कह रहे हैं कि हम क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज खींच रहा है, तब तो ये प्लस लेंगे 1। ये तो -1 ले रहे हैं तो इधर खींचेगा, एंटी क्लॉकवाइज खींचेगा। क्लियर? तो न्यूनतम के लिए क्या हो, मतलब यदि ये ऐसे रखा हो थीटा का मान 0, तो इस पर कोई घुमा ही नहीं सकता, कोई आघूर्ण कोई घूर्णन हो ही नहीं। तो हम क्या लिखेंगे, यदि थीटा का मान 0 अंश हो, पाई अंश हो, 2π, हाँ 2π हो, इन सब पर क्या होगा, न्यूनतम होगा। तो हमारा टाउ मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा। अरे यहाँ साइन 0 अंश का मान 0 पुट करेंगे ना, ये वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, p × e 0 नहीं हो जाएगा। मतलब यदि कोण का मान 0 हो जाए तो लगने वाला बलागुण क्या होगा, 0 होगा। ठीक, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल कर रहे हैं, जल्दी नोट कीजिए, फास्ट नोट कीजिए। चलिए इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखा है एक द्विध्रुव, ये हमारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। एक द्विध्रुव है
जिसका आघूर्ण 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर है। कूलाम मीटर मतलब वैद्युत ध्रुव आघूर्ण दे रखा है। एक समान विद्युत क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण निकालना है। तो चलिए इनका थोड़ा डायग्राम बना के चेक कर लें, या वैसे लगा सकते हैं। जब भी आप कभी बोर्ड परीक्षा में या कभी लगाते हैं तो इसमें लिखना चाहिए गिवन दैट, दे रखा है। क्या देखें? गिवन दैट। द्विध्रुव आघूर्ण जो P है वो कितना दे रखा है? 4 × 10⁻⁹ कूलाम मीटर। कोण का मान कितना है? 30 अंश। और वैद्युत क्षेत्र E बराबर 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम है। क्लियर? हमें निकालना है टाउ बराबर P × E sin थीटा होता ही है। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। पाँच चौके 20 गुणे 10⁻⁹ से 5 गया -5, सॉरी 4 गया 5, इसका 1/2, 2 से 2 कट गया, आ गया 10 × 10⁻⁵। मात्रक क्या आएगा? न्यूटन मीटर। क्या मात्रक आएगी? न्यूटन मीटर, ये आएगा। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद हमारा जो इसमें एक नंबर का लॉ लगा लीजिए इसी वक्त, तब नोट कीजिए। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन एक दूसरे से, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है। ठीक है, एक दूसरे से 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर है। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो वेक्टर P बराबर क्वेश्चन लिखना है। आप लोग सवाल लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो लगने एक इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन एक दूसरे से 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। 4.3 नैनोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्लियर है? क्या निकालना है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हमें क्या क्या दे रखा है। गिवन दैट आवेश कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होता है। तो यानी जो Q का मान है वो 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम है। क्लियर? जो हमारी बीच की दूरी है यानी 2L, जिसको हम कहते थे, क्या कहते थे? 2L, वो 4.3 नैनोमीटर है। अच्छा, नैनोमीटर को हम पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर लगेगा। क्या लगेगा? 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 1 माइक्रोमीटर इंटू 10⁻6 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। और 1 फर्मी मीटर 10⁻15 मीटर। क्लियर? ये सब आपको क्वांटिटी याद होनी। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻2 मीटर। इस तरह से आपको याद होना चाहिए। क्लियर? एक सेंटीमीटर, मिली में, माइक्रो में, नैनो में, पिको में, फर्मी में कितना मीटर होता है। अब यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पे निकालना है। सूत्र क्या होता है? 2L × Q। 2L का मान 4.3 × 10⁻9। Q का मान 1.6 × 10⁻19। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 9 - 9 कट जाएगा। 16 को 3, 16 × 48 के 8 आता है 4, और 16 चौका 64, 4 68, 2 अंक बाद 10 गुणे 10 के घात -9 - 2 -28। मात्रा क्या लिखेंगे? आवेश का कूलाम, इसका मीटर यानी कूलाम मीटर। ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण था। ओके दोस्तों, ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 13 यहीं से समाप्त हो रहा है। कल हमारा लेक्चर नंबर 12 होगा, सॉरी 14 होगा, जो भी जिस पर आधारित हो। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर आपका चैनल नहीं मिलता है यूट्यूब पर, तो देखिए कैसे मिलता है। आप लोग को हम इसमें बता दे रहे हैं कैसे मिलेगा। आप कभी भी सर्च कर सकते हैं जाकर। जैसे आप YouTube पर जाएंगे और संजय मिश्रा मैथ केवल टाइप करेंगे। क्या टाइप करेंगे? संजय मिश्रा मैथ या फिजिक्स। आपको कई लोगों का आएगा। इसमें मेरा लोगो लगा है, फोटो लगी हुई है। ये मेरा चैनल है, जिसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट बन रखी है, जो कि आपको इस समय 10 वीडियो मतलब 11 लेक्चर और 12 पढ़ना बाकी है।
11 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसमें जाकर आप 1 बाय 1 करके पूरा आपका शुरू से जितना इंटरमीडिएट कोर्स आपका स्टार्ट है, ये समझ लीजिए 2020 और 21 के सत्र से जो नया कोर्स सिलेबस आया उसके अनुसार आप इसमें देख सकते हैं। और देखिए, जितना हो सके उतना लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक जरूर क्या करें। ठीक है, ओके दोस्तों, डन।